वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। तो चलिए देखते हैं। अब ये आज शॉर्ट नोट का वीडियो इसमें टॉपिक ज़्यादा है तो इस वजह से सिर्फ इसको प्रोवाइड कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, पहला हमारा है ज्योग्राफी से रिलेटेड वर्ड लिथियम का। तो लिथियम का बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि कहाँ पे मिला, कहाँ रिजर्व मिला, सारी चीज़ें इसके बारे में हम थ्रू आउट डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज क्या बात हो रही है ये हम देखेंगे। इंडियाज़ लिथियम इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे हमें देखना है। इसमें कहा जा रहा है इंडियाज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कि इंडिया के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक्सपैंड किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, इसमें ये ध्यान देना है डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज डोमेस्टिक लिथियम रिजर्व, मतलब डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। जो कंट्री की जो डोमेस्टिक लिथियम रिजर्व है उसको बढ़ाने पे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। अब यहाँ पे ये देखो, स्कॉलर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल ट्रांजिशन जो है लो कार्बन इकोनॉमीज़ के लिए रैपिड एक्सटेंशन ऑफ AI एंड 5G नेटवर्क विल ग्रेटली रीशेप ग्लोबल एंड रीजनल जियोपॉलिटिक्स। तो ऐसा कह रहे हैं स्कॉलर कि जो AI है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G नेटवर्क वो क्या करेंगे, वो रीशेप करेंगे एक एक्सटेंट पे ग्लोबल और रीजनल जियोपॉलिटिक्स को। चिले जो है वो लिथियम एज स्ट्रैटेजिक रिसोर्स यूज़ करती है और बोलीविया क्या करती है, कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ओवर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन। अब यहाँ हमारा IR से रिलेटेड, GS पेपर 2 से रिलेटेड है न्यू वीज़ा पॉलिसी ऑफ US की बात यहाँ पे US और बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ हमारा आया हुआ है। तो इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, हेल्प अस टू इम्पोज वीज़ा रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल इन बांग्लादेश। तो मतलब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि जो न्यू वीज़ा पॉलिसी है उसमें US क्या करने वाला है, इम्पोज करने वाला है वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल्स पे, बांग्लादेश के जो इंडिविजुअल्स हैं और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन पे। ठीक है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लाने वाला है। हु ऑब्स्ट्रक्ट फ्री एंड फेयर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन बांग्लादेश, मतलब वो जो किस तरीके की रुकावट डालते हैं बांग्लादेश के इलेक्शन प्रोसेस वगैरह में, तो उन पे ये बताया जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शन उन पे और उनके फैमिलीज़ पे देखा जाता है। तो इस तरीके का एक न्यूज़ आया हुआ है, तो जैसे आपको बस इसको जानने की ज़रूरत है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि US थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का। तो ये हमें पता होना चाहिए कि US थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का और लार्जेस्ट रेसिपिएंट है गारमेंट्स का जो प्रोड्यूस्ड होते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, जो गारमेंट्स है जो बनाए जाते हैं बांग्लादेश में उसका भी लार्जेस्ट रेसिपिएंट है और थर्ड नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। नेक्स्ट हमारा एक न्यूज़ यहाँ पे आया हुआ है सेंट्रल एशियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, जिसमें वर्ड यूज़ हुआ है मल्टी वेक्टोरिज्म। ठीक है, तो उसके लिए देखेंगे ये भी IR GS पेपर 2 से रिलेटेड है। मोस्टली GS पेपर 2 में लोगों के कम मार्क्स आते हैं तो हमको इसको ध्यान में देखने की ज़रूरत है, जिसमें हमारा पॉलिटी होता है। ठीक है, इसमें पॉलिटी रहता है और सोशल जस्टिस, IR, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो कि हमको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो इसमें देखो बात की जा रही कि चाइना होस्टेड C+C5 समिट। तो चाइना ने होस्ट किया C+C5 समिट। ठीक है, कहाँ पे, शियान वहाँ पे सिटी है वहाँ पे, और ये फर्स्ट इस तरीके का समिट था जो कि होस्ट किया है चाइना ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, जिसमें पार्टिसिपेशंस जो रहा 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का रहा। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि C+C5 लिखा है, इसका क्या मतलब है, तो वो आगे यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो जो C+C5 कंट्रीज़ है उसमें पार्टिसिपेशन किनका है, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का है, जिसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है एंड उज्बेकिस्तान है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। साथ ही साथ अगर आप ये देखो 6 कंट्रीज़ जॉइंटली साइंड शियान डिक्लेरेशन, जो 6 कंट्रीज़ हैं उन्होंने जॉइंटली साइन किया है शियान डिक्लेरेशन। अब जो मैं बोल रही थी आपको आगे क्लियर हो जाएगा, उसका मतलब यही था। देखो C+C5 यानी कि C5 जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं एंड C फॉर चाइना, तो कितनी हो गई, 6 हो गई। ओके, अब हम यहाँ नेक्स्ट आ जाएंगे। तो ये जो 6 कंट्रीज़ हैं वो फोकस भी कर रही हैं, जो 10th एनिवर्सरी है बेल्ट एंड रोड जो कोऑपरेशन है उनका,
तो उसके लिए भी टू बी न्यू स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये लोग उस पर भी एक तरीके से फोकस किए हुए हैं, जो BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब जो ये समिट हुआ है C+C5, वो नेक्स्ट इसकी समिट होगी, उसको होस्ट करेगा कजाकिस्तान। वो नेक्स्ट समिट जो है वो कजाकिस्तान में होने वाली है, 2025 में होगी, ठीक है, 2025 में। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में कौन कौन है ये भी हमको जानना ज़रूरी है। CIS मेंबर स्टेट रशिया है, चाइना है, US है, यूरोपियन यूनियन यानी कि EU है, और टर्की है, साउथ कोरिया है, जापान है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO क्या है। ट्रूप्स एट कैंट मिलिट्री एयरबेस में, मतलब ये कहाँ पे किया गया, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रूप्स की है CSTO, वो कहाँ पे हुआ, कैंट मिलिट्री एयरबेस में हुआ, तो ये जानना है। और जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान मेंबर है, ये देखो इस तरह ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दे देगा ऑप्शन और उसमें ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा EU और CSTO और टर्की की स्टेट सबका मेंबर है वो, तो उसमें कौन सा आंसर सही होगा, किर्गिस्तान, ठीक है। ओके, सेंट्रल एशियन हाइलाइट्स के बारे में अगर हम थोड़ा देखेंगे तो ये देखो, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सेंट्रल एशियन हाइलाइट्स का। तो देखो इसमें मल्टी वेक्टरिज्म का यूज़ हुआ है, दैट इज़ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक टर्म दे दिया गया है, मल्टी वेक्टोरिज्म। अब मल्टी वेक्टोरिज्म क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसका बेनिफिट्स है मेंटेन करने के लिए फ्रेंडली टाइज विद मल्टीपल प्लेयर इंक्लूडिंग रसिया। तो जो मल्टीपल प्लेयर हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, उनके साथ किस तरीके से फ्रेंडली टाइज मेंटेन किया जाए, फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली अलायंस कैसे बनाई जाए, उसको रिलेटेड यहाँ पे बात हुई है। और मल्टी वेक्टरिज्म का मतलब समझो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो ये चीज़ है, और सेंट्रल एशिया के टर्म में ये बात हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में, ये भी IR GS पेपर 2 का है। साइन किया गया है ट्रांजिट एग्रीमेंट, ठीक है, और इससे क्या होगा, विल हेल्प नेपाल पॉपुलेशन एक्सेस इंडियाज इनलैंड वाटरवेज। तो एक तरीके से इनलैंड वाटरवेज में एक्सेस बढ़ेगा। और यहाँ पे इंडिया की एक फॉरवर्ड 2022 इंडिया नेपाल विजन डॉक्यूमेंट जो है, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया वुड फॉरवर्ड, मतलब वो फॉरवर्ड कर रही है, जो 2022 का इंडिया नेपाल विजन डॉक्यूमेंट रहा फॉर कोऑपरेशन इन पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के कोऑपरेशंस में इंडिया और नेपाल का ये जो भी एग्रीमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं वो देखी जा रही हैं। एम्बिशियस गोल क्या है, इंडिया नेपाल पावर ट्रेड एंड ट्रांसमिशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट है ये इंडिया एंड नेपाल के बीच में। और इन्होंने सेट किया है टारगेट कि इंपोर्ट करेंगे 10,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से, नेपाल। तो मतलब नेपाल से 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कराने का टारगेट सेट किया गया है विद इन अ ईयर, ठीक है। तो ऐसा है कि ये 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करानी है नेपाल से, क्योंकि वो गुड सोर्स वहाँ पे है, वाटरवेज और ये सारी चीज़ों का, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब न्यू पाइपलाइन भी बिछेगी। जो न्यू पाइपलाइन होगी वो सिलीगुड़ी टू झापा होगी, ईस्टर्न नेपाल में, ठीक है, सिलीगुड़ी टू झापा। तो ये याद रखना है, न्यू पाइपलाइन इंडिया और नेपाल के बीच में। MOU साइन किया गया है, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन NHPC और VUCL यानी कि विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ऑफ नेपाल। तो इनके बीच में MOU भी साइन किया गया है, ठीक है। अभी विजिट हुआ है नेपाल के तरफ से, तो इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुकॉट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ें जो MOU साइन किया गया है डेवलपमेंट के लिए, फुकॉट करनाली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके लिए, ठीक है। और इंडिया विलिंगनेस टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रो पावर फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश टू इंडिया। तो इंडिया ने ये भी अपनी मतलब तरफ से एक बोल दिया है कि वो फैसिलिटेट कर देगी, अगर नेपाल जैसे बांग्लादेश को भी इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर की ज़रूरत है तो नेपाल से ले सकती है वो वाया इंडिया, मतलब इंडिया के थ्रू वो दे सकती है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड चेक पॉट्स। इनॉग्रेट करेंगे इंटीग्रेटेड चेक पॉट्स जो इनॉग्रेट हुए हैं कहाँ पे, नेपाल गुंज नेपाल, ठीक है। तो ये सारे इंडिया के साइड पे भी हुआ है, तो ये भी हमको ध्यान देना था। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस GS पेपर 2 का ये भी है। GS पेपर 2 के आज बहुत सारे आए हुए हैं।
और इसमें देखो है एक सेडिशन लॉ से रिलेटेड। तो सेडिशन लॉ की बात करें तो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी डील करता है सेडिशन चार्जेस से, ठीक है, याद रखना है ये सेक्शन 124A। अब सर्टेन अमेंडमेंट्स बताया जा रहा है कि इसमें किया जा सकता है, ऐसा 22nd लॉ कमीशन के द्वारा कहा गया है। कमीशन ने ये भी कहा कि ये कॉलोनियल लीगेसी है, नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर इट्स रिपील, कोई भी वैलिड ग्राउंड नहीं है इसके रिपील के लिए। व्यू ऑफ मिसयूज ऑफ सेक्शन 124A, तो मतलब किस तरह जो मिसयूज हो सकता है सेडिशन लॉ उस पर उन्होंने बोला है, और ये भी बोला है कि ये कॉलोनियल लीगेसी है और नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर इट्स रिपील, इसके रिपील की कोई भी वैलिड ग्राउंड भी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे हम जो है बात करेंगे। ICJ से रिलेटेड इंडियन कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जो ये जस्टिस वाला भी है, तो उससे रिलेटेड भी आप बताना कमेंट करके, या आप अपना नोट्स वहाँ पे बना लेना ICJ से रिलेटेड। पर यहाँ पे ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड बात करें, जो कि इस्टेब्लिश हुआ है 2002 में। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये गवर्न नहीं होती है फुली UN के द्वारा, और हेडक्वार्टर इसका हेग में है। और इंडिविजुअल जो है मतलब एक्यूज्ड, इंटरनेशनल क्राइम्स, वॉर क्राइम्स वायलेशन, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। केसेस इसमें जो हैं वो जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं केसेस जो देखा जाए तो। और रोम स्टैट्यू भी इसमें एक है, यूज़ किया जाता है उसको। फंडिंग जो होती है वो कंट्रीब्यूशन होती है स्टेट पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इकोनॉमी GS पेपर 3 का है ये, ठीक है, 2 का नहीं है, 3 का है इकोनॉमी का। मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज, अब जैसे आपको कैसे याद होगा कि कौन सा GS पेपर फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, तो आपको जहाँ भी आप पढ़ते हो, जहाँ पे आपका टेबल है उसके ऊपर ही आपको जो स्टिकी नोट्स आती हैं, आपको बहुत ही, देखो कई लोग तो पूरा का पूरा सिलेबस चिपकाते हैं, अगर आपको उस तरीके से हो पाए तो आप वो कर लो। मैंने क्या किया है, या मैं आपको क्या बता सकती हूँ, आप जैसे ये लिख लो GS पेपर 1, तो आप उसमें सब्जेक्ट लिख लो कौन कौन सब्जेक्ट है, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ठीक है, और उसमें क्या क्या है GS पेपर 1 में, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, तो किस तरीके से कौन कौन सा है इस तरह लिख लिया। GS पेपर 2 में कौन कौन सा है सब्जेक्ट ऐसे लिख लिया। GS पेपर 3 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। GS पेपर 4 का तो सबको पता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, तो वो तो आप रहने दो। 1, 2, 3 का आप सिलेबस नहीं तो सब्जेक्ट ही बस लिख लो, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। हालांकि मैं सबके ऊपर मोस्टली मेंशन कर देती हूँ। तो ये इकोनॉमी का है। मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज को लेकर ये न्यूज़ में है, लार्ज इकोनॉमिक वर्थ शेयर ऑफ फूड लार्जेस्ट इन इंडिया, मतलब शेयर ऑफ फूड ज़्यादा है, ठीक है, अगर उसमें देखा जाए टर्म्स में, तो फूड का लार्जेस्ट जो है इंडिया में वो शेयर ऑफ फूड है। GDP पर कैपिटल लोवेस्ट है, पर लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक वर्ड में देखा जाए तो। इंडस्ट्री लीडर हैव नो कंट्रोल ओवर डिमांड साइड इक्वेशन, और एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर लार्जली बाय सी, तो जो मैन्युफैक्चरर्स का एक्सपोर्ट होता है, जो मैन्युफैक्चर का, वो लार्जली सी के द्वारा होता है। फोकस इसमें ये कहा गया है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग साइड की जो चैलेंजेस हैं उसको डील करने के लिए, या चीज़ों को और ज़्यादा ईज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा एजुकेशन पे। जैसे एक स्टैंडर्ड, अभी किसी भी तरह का स्टैंडर्डाइज टेस्ट और यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बनाना, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी है, नो फॉर्मल असेसमेंट अवेलेबिलिटी, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये सब भी देने की ज़रूरत है। तो ये था आज हमारा शॉर्ट नोट का एनालिसिस, ठीक है। तो आप सारा जो भी है मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।